हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम करीब करीब एक महीने का टाइम और रह गया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। टेस्ट सीरीज है एक तरीके से ये। ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में हम कुछ 500 टू 1000 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या फिर एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब जितना भी हमारा अब कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी वीडियोस अब आपके एग्जाम तक अपलोड होंगी वो टेस्ट सीरीज के ऊपर ही अपलोड होगी, क्योंकि अभी पॉलिटिकल थ्योरी या थिंकर्स या आईआर जो भी आप पढ़ रहे हैं, अब उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप बेसिक चीज़ों को क्लियर करें या कॉन्सेप्ट को अब क्लियर करें। तो जिन्होंने जितना भी पढ़ लिया है उसके अलावा अब उनके पास, अगर वो दिसंबर के लिए जा रहे हैं एग्जाम में, तो वो ओनली टेस्ट सीरीज ही लगाएं इस समय। ठीक है। अब एक महीना प्रॉपर पूरे 30 दिन आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और अगर आप जून के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बेसिक से चीज़ों को सीख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते रहें, और प्लस 100 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस भी लगाते रहें। तो ये सॉल्यूशन आप अगर यूज़ करेंगे तो बेहतर तरीके से आप जेआरएफ कर पाएंगे। तो हमारा ही ये टेस्ट सीरीज है, इसका मिशन ही क्या है, जेआरएफ के नाम से ये लॉन्च होगा, है ना। तो और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कमिटमेंट पहले भी किया था कि पूरे 10 यूनिट पढ़ाऊंगा आपको, और उसके साथ साथ मैं कुछ टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स, यानी कि द बिल ऑफ राइट्स को पहला 10 संशोधन कहा जाता है। द बिल ऑफ राइट्स में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी बातें सम्मिलित हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल ऑफ राइट्स में, यानी कि अमेरिका के पहले 10 संशोधन में, संविधान के पहले 10 संशोधन में कौन कौन सी बातें, अन्य बातों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है सभा करने का अधिकार, ये है। ठीक है। शस्त्र वहन करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। शीघ्रवाद का सुनवाई का अधिकार, तो बिल्कुल है। सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार, तो ये चीज नहीं है। ठीक है। तो अमेरिका के संविधान में, या अमेरिका के संविधान के पहले 10 संशोधन में, ठीक है, तो सामाजिक भत्ते की बात कहीं भी, सामाजिक सुरक्षा के भत्ते की बात कहीं भी नहीं की गई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाता है। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तो सभा करने का अधिकार इसमें भी है, जीवन का अधिकार, चलिए, जीवन का अधिकार है, सभा करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार ये भी है, सामाजिक सुरक्षा के भत्ते का अधिकार। देखिए, सामाजिक सुरक्षा का भत्ता नहीं है इसमें। सभा करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा आपका, ए भी गलत हो जाएगा। सी वाला देखते हैं। सभा करने का अधिकार है, सशस्त्र या शस्त्र वहन करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। शीघ्रवाद या सुनवाई का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अनुपयुक्त तफ्तीश, तफ्तीश का मतलब होता है कि पूछताछ, ठीक है, इंक्वायरी। पूछताछ के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है, तो बिल्कुल सही है। तो ये तीनों अभी तक क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अब देखिए यहां पे भी सामाजिक सुरक्षा का भत्ता है, तो ये भी क्या है, गलत है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। जिन जिन में सामाजिक सुरक्षा के भत्ते की बात की गई है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में शामिल नहीं है, बाकी सारी चीजें शामिल है इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। The Bill of Rights first 10 amendments in the US includes among the other things which of the following। तो ऑप्शन नंबर सी है, राइट टू असेंबली करने का राइट है, राइट टू बियर आर्म्स यानी हथियार अपने पास रखने का अधिकार है, राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी तेजी से अपने मुकदमे को आप आगे बढ़वा सकते हैं, इसका भी राइट है आपके पास, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर आपके खिलाफ गलत तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसके अगेंस्ट में आपको राइट टू प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये तीनों चारों जो भी हैं ये ऑप्शन नंबर सी में सही है। और कहीं पर भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात नहीं की गई है। जहां जहां पे ये वाला ऑप्शन होगा वो सारा गलत हो जाएगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको आपके लिए एक ऑप्शन देता हूं या फिर एक होमवर्क समझ लीजिए कि बिल ऑफ राइट्स, ये अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स कब आया था। ठीक है। यानी अमेरिका के संविधान में पहला 10 संशोधन कब किया गया था, किस सन में किया गया था और किस डेट को किया था। डेट मैं आपको बता दे रहा हूं,
ये किया गया था 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को किया गया था। अब किस ईयर में किया गया था ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जो 10 चीजें ऐड की गई हैं उनको भी आप याद करने का कोशिश करें या उनको भी सीखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। ये सब आप सबने पढ़ा होगा जब आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था। ठीक है, तब वहां पे आपने शक्ति, सत्ता, वैधता या पॉलिटिकल थ्योरी में भी आप पढ़ते हैं शक्ति, सत्ता, वैधता, इन सारी चीजों को यहाँ पर भी क्लियर करके चढ़ते हैं। ठीक है, औचित्यपूर्ण शक्ति क्या कहलाती है? तो औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है सत्ता। ठीक है, यानी सत्ता को अगर अगर आपके पास शक्ति है, मैंने आपको अगर पॉलिटिकल थ्योरी में सारा कुछ पढ़ा रखा है, अगर आपके पास शक्ति है, ठीक है, अगर इस शक्ति को वैधता मिल जाए यानी वैलिडिटी मिल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो ये सत्ता में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास शक्ति है लेकिन वैधता नहीं है तो ये तानाशाही रहेगी, तब ये सत्ता में बदलेगी नहीं। ठीक है, तब ये बल प्रयोग का एक माध्यम होगा। जस्टिफाइड पावर इज अ कॉल्ड, तो अथॉरिटी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने मेरी पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो मैंने अधिकार जब पढ़ाया था वहाँ पे मानवाधिकार या अधिकारों के बारे में, जब हमने अधिकार वाला राइट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो राइट वाले चैप्टर में हमने राइट्स के डिवीजन पढ़े थे कि पहली जनरेशन के राइट्स क्या है, सेकेंड जनरेशन के राइट्स क्या थे, थर्ड जनरेशन के राइट्स क्या थे, उन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, हालांकि मैंने राइट्स के ऊपर अलग से भी एक टेस्ट सीरीज बना रखी है, तो वहां भी हमने क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन अब यहाँ पे हम पूरी पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स से जितने भी क्वेश्चन होंगे, है ना, सारे को मिला करके हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज के थ्रू करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब मानवाधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों के संबंध में कौन से कथन या कथनों के बारे में बात किया गया है, तो सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित थी, तो बिल्कुल सही बात है। प्रथम पीढ़ी में नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों की बात की गई थी, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बी वाला, दूसरी पीढ़ी में सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित थी, तो गलत। सामूहिक अधिकार का मतलब क्या है? सामूहिक अधिकार का मतलब है पर्यावरणीय अधिकार, है ना, जल संरक्षण, है ना, ये सारी चीजें क्या आते हैं? समूह के लिए। ये पर्यावरण को बचाना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो अगर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं किया था, ये तो समूह के लिए किया आता है। तो समूह के अधिकार जो आए हैं आपके, ये आए हैं आपके तीसरी पीढ़ी के, थर्ड जनरेशन में आया है, या कह लें कि ये समकालीन अधिकार भी है। ठीक है, कंटेम्परेरी राइट्स भी इसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। अब यहां से आप चीजों को कैसे एग्जाम में एनालाइज करेंगे, कैसे चीजों को एलिमिनेशन तरीके से आप सीखेंगे कि एलिमिनेशन से कैसे आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन सही है, अब बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो आप देखिए बी वाला किन किन में ऑप्शन है, जिसमें बी है वो सारे ऑप्शन गलत हैं। ए वाले ऑप्शन में बी है, ये भी गलत है। ये वाला सही हो सकता है अभी, बी इसमें है, ये भी गलत है। अब देखिए आपके पास केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं सही होने के, या तो बी वाला ऑप्शन या तो डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब 50% चांस आपका बढ़ गया, यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब चांसेस इसमें ज्यादा बढ़ गए। अब थोड़ा सा अगर आप और टेक्निकल या फिर एनालिटिकल वे यूज कर लेंगे कि देखिए तीसरी पीढ़ी राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित थी, तो क्या यह बात सही है? तो अब जब राजनीतिक अधिकारों की बात पहली पीढ़ी में की गई है, तो तीसरी पीढ़ी में राजनीतिक अधिकार कैसे आएंगे, है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब देखो सी जिसमें है वो भी गलत है, सी इसमें है ये भी गलत है, सी इसमें भी है ये भी गलत है, सी इसमें भी है ये भी गलत, इसमें सी नहीं है डी वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए, डी और ई, डी वाला देखते हैं। फिर ये दूसरी पीढ़ी जो है आर्थिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के अधिकारों में 3 अधिकार जुड़े हुए हैं, जैसे आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार
इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, पहली पीढ़ी में आपके राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार, तीसरी पीढ़ी में आपके समूहों के अधिकार या कह लें सामूहिक अधिकार। तीसरी पीढ़ी जो है सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित थी, तो बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए, डी और ई, आप देखिए ए, डी, ई जो है डी वाले ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको अच्छा लगेगा और कुछ क्वेश्चन इजी होंगे बट कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, है ना, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो देखिए जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको अगर आप एलिमिनेशन तरीका सीख जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ए, डी और ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी का डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए कंसीडर, इसी का इंग्लिश है, कंसीडर द फॉलोइंग विद द रिस्पेक्ट टू डिफरेंट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फर्स्ट है ऑप्शन देखते हैं, द फर्स्ट जनरेशन फोकस्ड ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, तो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट जनरेशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। सेकेंड जनरेशन फोकस्ड ऑन द कलेक्टिव राइट्स, तो नहीं, कलेक्टिव राइट्स जो है ये थर्ड जनरेशन में आता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन में आता है। द थर्ड जनरेशन फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल राइट, नहीं, पॉलिटिकल राइट्स जो है थर्ड जनरेशन में नहीं आता बल्कि ये फर्स्ट जनरेशन में आता है। ठीक है, द सेकेंड जनरेशन फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड जनरेशन में आपके इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट्स एंड सोशल राइट्स। ठीक है, तीन राइट्स आते हैं इस तरीके से। फिर ऑप्शन नंबर ई है, देखते हैं, द थर्ड जनरेशन ऑफ फोकस्ड ऑन द कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट्स वही होती हैं जो पूरे जन समुदाय के हित में हो, उन अधिकारों को लेकर के अगर कोई डिमांड हो रही है ना, तो वो क्या है, वो कलेक्टिव राइट्स कहलाएगा। जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन को लेकर हो, जल संरक्षण हो, नदी संरक्षण हो, है ना, ये सारी चीजें क्या है। तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन और ई वाला ऑप्शन सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं न्याय के बारे में। ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने, जिन बच्चों ने अगर टेस्ट सीरीज खरीद लिया है किसी से भी, किसी कोचिंग से भी, तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो टेस्ट सीरीज ना खरीदें। अभी मैं इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी हैं, है ना, और कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग और इवनिंग, अभी मैं इसलिए कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैं सारा आपके दिसंबर तक सारा ही टेस्ट सीरीज जितना पॉसिबल हो पाएगा करवा दूंगा, और लगभग 500 क्वेश्चन तो हम कर ही ले जाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मॉर्निंग और इवनिंग, है ना, लगभग 20 क्वेश्चन इवनिंग में और 20 क्वेश्चन मॉर्निंग में, है ना, एक सेशन ले चलेंगे। कब तक? जब तक आपका नेट का पेपर ये दिसंबर वाला सेशन का नहीं हो जाता, है ना। अभी आप पॉलिटिकल थ्योरी, अब जो भी चैप्टर रह गए, जैसे हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अभी बर्लिन, सॉरी, रॉल्स रह गए हैं और नॉजिक रह गए, है ना, 2 चैप्टर रह गए हैं। इन 2 चैप्टर्स को हम एग्जाम खत्म होने के बाद से स्टार्ट करेंगे। अभी हम फिलहाल अभी सारी जितने भी चैप्टर्स होंगे उन पर हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, पूरे 10 यूनिट के टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए। साउंड क्वालिटी अगर क्लियर होगी तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग चलती रहती है, साउंड म्यूट हो जाता है, क्योंकि लाइव में अगर रहता है सेशन तो लाइव में आप लोगों का कमेंट आ जाता है, रिकॉर्डिंग क्लास में चेक करना पड़ता है कि हाँ चीज़ें सही चल रही हैं नहीं। अब देखिए, न्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि न्याय के बारे में कौन बहुत अच्छी तरीके से किस कथन को दर्शाया गया है ना। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन, जो ऊपर ये 3-4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो समकालीन दार्शनिक प्रवचन में न्याय की सूक्ष्म बहुआयामी को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, तो समकालीन दार्शनिक प्रवचन में न्याय की सूक्ष्म बहुआयामी संदर्भ को सबसे अच्छे तरीके से कौन दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछाता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। चलिए, अब बताइए कि न्याय जो है पूरी तरह से गलत ठहराए गए कार्यों के लिए प्रतिशोध और सजा का मामला है। क्या पूरी तरीके से, अगर किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से गलत ठहरा दिया गया है ना, तो गलत ठहराया गया, उसके कार्य जो गलत ठहराए गए हैं, क्या उसके कार्यों के लिए, गलत कार्यों के लिए प्रतिशोध लेना और उसको सजा देना ही क्या न्याय की श्रेणी में आता है?
तो ये बिल्कुल हम आज के समय के संदर्भ में पूछा गया है। अगर हो सकता है ये प्लेटो के टाइम में, अरस्तु के टाइम में, या किसी और जो पाश्चात्य थिंकर थे, या फिर हम कह लें कि आज से 400 साल, 500, 1000 साल पहले, उस संदर्भ में सही हो। लेकिन पूछा गया है इसमें कि समकालीन दार्शनिक, यानी अब जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल जो कंसेंट आते हैं उसके संदर्भ में पूछा गया है कि क्या ये वर्तमान समय में सही है। तो प्रतिशोधात्मक न्याय भी होता है जो अरस्तु ने दिया था, ठीक है। तो अब ये तो अरस्तु के संदर्भ में सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या गया है, समकालीन दार्शनिकों के बारे में पूछा गया है, ना कि प्राचीन दार्शनिकों के बारे में। तो इस तरीके से पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो एक जिसमें होगा वो सारा गलत है, तो ये वाला पहला गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं न्याय का अर्थ केवल। मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, अगर आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट इस तरीके से दिखे, तो आपको जहां पे केवल शब्द दिख जाए उस स्टेटमेंट को आप समझ लीजिए गलत है वो। तो आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये कब होता है, ये हमेशा 99% केसेस में सही होता है, ध्यान रखना, है ना। आप ये मत कहना कि सर आया था कि क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, मैंने तो उसको केवल देख के गलत कर दिया, है ना। तो मैंने आपको बताया कि केवल वाले स्टेटमेंट जो है 99% केसेस में सही हो जाते हैं, है ना। लेकिन 1% में आपको सतर्क रहना पड़ेगा, जैसे धन विधेयक का मामला आता है ना। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आपको पता है हाँ बिल्कुल सही है, ये भले उसमें केवल लगा है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो केवल वाला स्टेटमेंट आपको गलत ही करना पड़ेगा, है ना। गलत ही करके आप चलो। हम तो जितनी बार मैंने एग्जाम दिया है, बेसिकली जहां पे मुझे थोड़ा टिपिकल लगता है कि स्टेटमेंट बहुत टिपिकल है, अगर उसमें इफ ओनली, है ना, इस तरीके से स्टेटमेंट लगे हुए हैं, तो मैं उसको आंख बंद करके ही गलत कर देता हूं। तो मैं इसको अभी आंख बंद करके गलत कर देता हूं। अब आप देखते हैं कैसे गलत है, ठीक है। न्याय का अर्थ केवल निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और कानूनों को लागू करना है, चाहे उनका प्रकरण कुछ भी हो। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समकालीन दार्शनिक में न्याय की सूक्ष्म की बहुआयामी प्रकृति को बताना है। कौन अच्छे तरीके से इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन बहुत अच्छे तरीके से दर्शा रहा है, ठीक है। क्या केवल निष्पक्ष सुनवाई ही न्याय है ना। तो अब केवल निष्पक्ष सुनवाई के माध्यम से आप न्याय कर सकते हैं, है ना। कि हो सकता है कि न्याय में क्षतिपूर्ति का सहारा लिया जाए, न्याय में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का भी सहारा लिया जाए। तो निष्पक्ष सुनवाई ही केवल न्याय का तरीका नहीं है, न्याय में बहुत सारे तरीके हैं। तो अब यहाँ पे केवल लगा दिया, तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं। न्याय को तर्कसंगत व्यक्तियों द्वारा किए गए एक सामाजिक समझौते के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं 16वीं शताब्दी के जो विचारक थे, हॉब्स, लॉक, रूसो ने, है ना, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का सहारा लिया। तो ये उस संदर्भ में तो सही हो सकता है, लेकिन पूछा गया है कंटेम्प्रेरी संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में पूछा गया है, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, न्याय व्यक्तिगत अधिकारों, सामाजिक समानता, जिम्मेदारियों और निष्पक्षता रहित सभी विभिन्न कारकों का एक जटिल परस्पर क्रिया है, ठीक है। तो न्याय में क्या है, व्यक्तिगत अधिकार भी है, सामाजिक समानता भी है, जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं, निष्पक्षता भी इसमें है। तो इसके अलावा क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो जुड़े हैं जिनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या कह लें न्याय क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समकालीन संदर्भ में न्याय के बहुआयामी प्रक्रिया को कौन सा दर्शा रहा है कि न्याय का सामाजिक आयाम, न्याय का व्यक्तिगत आयाम, न्याय का बहुत सारे आयामों को हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल डी वाला ऑप्शन। बाकी सभी ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जस्टिस। जस्टिस इज अ solely a matter of a retribution and the punishment for the action judges wrong। तो ये ग्रीक थिंकर्स में सही हो सकता है, वेस्टर्न में अगर हम यूनान के संदर्भ में देखें तो ये सही हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि कंटेम्परेरी फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस के रिगार्डिंग जस्टिस को आप किस कैटेगरी में या उसके मल्टी डायमेंशंस को कैसे आप देखेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जस्टिस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले of various factors including individuals rights, social equality, responsibilities and fairness। ये सारी चीजें क्या होती है, जस्टिस में जुड़ी होती हैं, और यही जस्टिस के क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स होते हैं। चलिए, इस तरीके से ऑप्शन नंबर, ये स्टेट नंबर 4 करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुनर्स्थापनात्मक न्याय की अवधारणा इस पर केंद्रित है। ठीक है, अपराधी का प्रतिकार एवं दंड, यानी अपराधी का प्रतिकार करो और दंड दो उसे, ये पुनर्स्थापना नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। समुदाय के भीतर अपराधी का पुनर्वास, तो ये बिल्कुल सही है। पुनर्स्थापनात्मक न्याय का मतलब है कि न्याय की स्थापना करो और अपराधी को क्या करो, समाज में उसे दोबारा से रहने का मौका मिलना चाहिए, उसे दोबारा से वहां आने का मौका मिलना चाहिए, वो समाज में रह के अपने आप सुधार करे। समाज की पूंजीवादी प्रकृति गलत है। वर्गों के बीच सामाजिक राजनीतिक संबंध, ये भी गलत है। तो पुनर्स्थापना ऑप्शन नंबर बी आपका, समुदाय के भीतर अपराधी का पुनर्वास इज द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द restorative justice focused on the rehabilitation of the offender within the community, तो यही ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, अब देखते हैं आयरिस मैरियम यंग, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था विभेदित नागरिकता का सिद्धांत। ठीक है, जब मैंने सिटीजनशिप पढ़ाया था तो वहां पे आयरिस मैरियम यंग के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पे आप चीजों को देख सकते हैं जाकर। वीडियो अगर आपने नहीं देखी, अगर आप जून की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट को पहले सीखिए, तब तब इस क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, आयरिस मैरियम यंग की विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। अब देखिए, विभेदीकृत नागरिकता का मतलब होता है कि हर समाज के लोगों को अधिकार मिले, हर समाज के लोगों को भिन्न भिन्न समाज में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग होते हैं, तो इन भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समुदाय के किसी व्यक्ति विशेष को ही नागरिकता मिले, बाकी लोगों को ना मिले। तो विभेदीकृत नागरिकता का मतलब है कि समुदाय के सभी सदस्यों को या सभी वर्गों को नागरिकता मिलनी चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, विभेदीकृत नागरिकता में क्या कह रहे हैं, यह समान अधिकारों को अस्वीकार करता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बजाय अल्पसंख्यकों के लिए समूह विभेदित अधिकारों की वकालत करता है। ठीक है, तो विभेदीकृत नागरिकता में ज्यादातर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, जो समाज में अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, उनके अधिकारों की बात की जाती है, जिससे कि उनको भी समाज में उतना ही अधिकार मिल सके जितना कि बहुसंख्यक वर्ग को मिला है। ठीक है, यह कभी भी, विभेदीकृत नागरिकता कभी भी समानता की बात नहीं करता, ध्यान रखना, ये कभी भी समानता की बात या समान अधिकार की बात नहीं करेगा। ठीक है, ये समान अधिकारों को क्या करता है, अस्वीकार करता है। ये कहता है कि जो समाज में अल्पसंख्यक हैं, समाज के अल्पसंख्यक को समान नहीं बल्कि विशेष अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि विभेदीकृत नागरिकता का जो सिद्धांत है वो अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ है। या फिर आप जब बहुसंस्कृतिवाद पढ़ते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ते हैं, तो उसमें भी अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार की बात की गई है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2, पहला वाला तो सही है अभी तक। दूसरा, यह कुछ सांस्कृतिक समूहों को नागरिकता अधिकारों के दायरे से बाहर रखने का तर्क देता है, तो नहीं, ये नहीं कहता, विभेदीकृत नागरिकता यह नहीं कहता कि किसी समाज के कुछ समूहों को नागरिकता के अधिकारों से बाहर रखा जाए। ये तो कहता है कि समाज के सभी समूहों को नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन खास करके विशेष अधिकारों की बात किसके लिए करता है, तो ये विशेष अधिकारों की बात अल्पसंख्यकों के लिए करता है, माइनॉरिटीज के लिए करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ये किसी भी नागरिक समुदाय को समाज से अधिकारों से वंचित करने की बात विभेदीकृत नागरिकता में आयरिस मैरियम यंग ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और 2 वाला ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सही कौन सा कथन है, तो केवल एक सही है, दूसरा क्या है, गलत है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। Consider the following two statements with the respect of Iris Merriam Young's concept of the differentiated citizenship। ठीक है, differentiated citizenship में क्या होता है कि इसमें इक्वलिटी पर फोकस नहीं किया जाता, इक्वलिटी को रिजेक्ट कर दिया जाता है और स्पेशल राइट्स पर फोकस किया जाता है। स्पेशल राइट्स किसके, माइनॉरिटीज के। ठीक है, जो माइनॉरिटीज हैं उनके स्पेशल राइट्स की बात करता है। और जो डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये कभी भी ये नहीं बोलता कि सोसाइटी से किसी व्यक्ति विशेष को
या किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के या किसी कम्युनिटी को उसके अधिकारों से वंचित करे, है ना। तो इसमें सेकंड ऑप्शन यही कह रहा है कि इट आर्ग्यूज दैट द कीपिंग सर्टेन कल्चरल ग्रुप्स आउट ऑफ द एडमिट ऑफ द सिटीजनशिप राइट्स। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इट रिजेक्ट्स द इक्वल राइट्स एंड इंस्टेड ऑफ एडवोकेट्स द ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात यहाँ पर की गई है कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, है ना। उन सारे लोकतंत्र के प्रकारों पर आप चर्चा कीजिए। आपने डेमोक्रेसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें हमने बहुत सारे लोकतंत्र पढ़े थे, प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, है ना। और जितने भी लोकतंत्र के टाइप्स होते हैं उनको हमने पढ़ा था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। उन सारी चीजों को हमने एक एक करके बहुत ही डिटेल में चीजों को पढ़ा है। तो अगर आपने उन सबको पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो लोकतंत्र के प्रकार में देखते हैं। विचारशील लोकतंत्र नागरिकों के बीच संवाद के माध्यम से, है ना, संवाद के माध्यम से सार्वजनिक तर्क और आम सहमति निर्माण पर जोर देता है। ठीक है, यानी विचारशील लोकतंत्र में क्या होता है, विचार होता है। विचार किसके मध्य होता है, नागरिकों के बीच वाद विवाद होगा, संवाद होगा, और संवाद में के माध्यम से क्या होगा, फिर किसी सार्वजनिक तर्क पर ये पहुंचते हैं या आम सहमति का ये निर्माण कर लेते हैं विचार के माध्यम से या तर्क के माध्यम से। इसी को विचारशील लोकतंत्र कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र क्या है, प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धी चुनावी लोकतंत्र समय समय पर होने वाले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के बीच क्या होती है, इसमें प्रतिस्पर्धा होती है ना। जैसे आपने देखा होगा अभी कि जैसे चुनाव आते हैं, अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दल जो हैं अलग अलग दावे करते हैं, है ना, कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, है ना। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टियों के बीच जब प्रतिस्पर्धा होता है चुनाव के समय, तो उसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी चुनावी लोकतंत्र। ठीक है, प्रतिस्पर्धी चुनावी लोकतंत्र में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में चुनाव के टाइम, इलेक्शन के टाइम दलों के बीच में कंपटीशन होता है या प्रतिस्पर्धा होती है, तो इसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धी चुनावी लोकतंत्र। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। सहभागी लोकतंत्र जो है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय नागरिकों द्वारा सीधे निर्णय लेने को बढ़ावा देना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सहभागी लोकतंत्र जो है आप देखेंगे सहभागी लोकतंत्र जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं होता जनता का। अब यहाँ पर क्या है, सहभागी लोकतंत्र में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि तो होते हैं, लेकिन जनता, है ना, अगर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती है तो वह प्रतिनिधियों के सहारा नहीं लेती, बल्कि जनता खुद ही अपना पार्टिसिपेट करती है और जनता के द्वारा पार्टिसिपेट करके किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है, और यहाँ पर प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लिया जाता है। तो ऐसे लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र के सारे प्रकार हैं। फिर अगला है, आप देखते हैं अगला चौथा नंबर क्या है। अभी तक आपके 3 सही हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ नंबर देखते हैं सामाजिक लोकतंत्र, है ना। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब आप थोड़ा समझ लीजिए कि समाज है ये, ठीक है, एक लोकतांत्रिक समाज है। तो समाज है तो इसमें क्या है, अगर समाज में कोई वर्ग छोटा है, जैसे मान लीजिए ये वर्ग क्या है, बड़ा है, ये वर्ग बिल्कुल छोटा है, ये वर्ग उससे भी बड़ा है, और ये वर्ग सबसे छोटा है ना। तो ऐसे में क्या, जो छोटा वर्ग है उसको अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, है ना। लोकतंत्र तो यही कहता है कि समाज का चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक लोकतंत्र क्या कहता है कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी क्लासेस हैं, जितनी भी उनकी कैटेगरी है, हर वर्ग को अपना प्रतिनिधि बनाने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और हर वर्ग को उनके समूहों को अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये भारत है, भारत में 60% हिंदू हैं, 40% 30% मान लीजिए मुस्लिम है ना, 5% अदर हैं, फिर यहाँ पर अदर कर लीजिए। तो क्या जो 5% हैं यहाँ पर, तो 5% जो है क्या इनको राइट्स नहीं मिलना चाहिए, क्या इनको राइट्स नहीं मिलना चाहिए। राइट्स इसलिए इनको नहीं मिलना चाहिए कि क्या ये इनकी जनसंख्या कम है या इनका रिप्रेजेंटेशन कम है ना। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या इनको
रिप्रेजेंटेशन इस बेस पर नहीं मिलना चाहिए कि इनकी जनसंख्या केवल 5% है, तो नहीं, ये गलत तरीका है। ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र कहता है समाज में चाहे वो 5% लोग रह रहे हों, चाहे किसी समुदाय की जनसंख्या 1% हो, चाहे 5% हो, चाहे 80% हो, सबको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। सब अपने आनुपातिक तरीके से, है ना, उन तंत्रों का प्रयोग करके अपने अधिकारों की, अपने समूहों के अधिकारों की गारंटी बना सकते हैं। तो यही सामाजिक लोकतंत्र कहता है कि जितने भी समाज में लोग हैं उन सबको वोटिंग का राइट, उन सबको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उनके समुदाय की जनसंख्या कम हो या अधिक हो, ये बात मायने नहीं रखती। ठीक है, तो इस तरीके से चारों ऑप्शन आपके सही होते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, 1 2 3 और 4। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बोला गया है, जिसमें पब्लिक कुछ अपना रीजंस लाती है या लॉजिकल डिबेट करती है, जिससे कि एक सहमति बनाती है, और किसी डायलॉग के माध्यम से या फिर कह लें डिबेट के माध्यम से। ठीक है, इसी को डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर कॉम्पिटेटिव इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जिसमें फोकस किया जाता है कि कंपटीशन होता है तब जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन के पीरियड में अपना अपना कंपटीशन करती रहती हैं। फिर है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ये क्या करती है, डायरेक्ट डिसीजन को प्रमोट करती है। डायरेक्ट डिसीजन जो जनता ले वो डिसीजन, ठीक है, ना कि उसके जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं। बल्कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में क्या आता है, ये प्रमोट करता है कि जनता ही खुद मैक्सिमम डिसीजन ले, ना कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर सोशल डेमोक्रेसी में ये कहा गया है कि सोशल डेमोक्रेसी इस बात की गारंटी देती है कि सोसाइटी में चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सबको अपने रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है ए बी सी एंड डी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 और 4 सभी सही है। देखिए अभी 7 क्वेश्चन करने में 32 मिनट का टाइम चला गया है। अगर आप कहेंगे तो जल्दी समझाने के लिए तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा सर जल्दी जल्दी खत्म करवा दीजिए, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे ही टिक करूंगा और पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आप कहेंगे वैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर औपनिवेशिक समाजों में लोकतंत्र के बारे में सबॉल्टर्न स्कूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सबॉल्टर्न स्कूल के विद्वानों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दिया गया है। तो उत्तर औपनिवेशिक समाज और सबाल्टर्न थियरी, जिसमें रंजीत गुहा वगैरह आते हैं, इन सबको आपने पढ़ा होगा अगर कभी। हालांकि अभी हमने आपको नहीं पढ़ा है सबाल्टर्न थियरी के बारे में, लेकिन सबाल्टर्न थियरी आपने अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मास्टर्स में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, या फिर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कहीं पे, तो कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को सीखा होगा। तो सबाल्टर्न थियरी के बारे में पूछ रहा है कि जो सबाल्टर्न स्कूल के विद्वान हैं, तो उनका जो उत्तर औपनिवेशिक समाज है ना, इसमें लोकतंत्र के बारे में क्या विचार है सबाल्टर्न थियरी का, सबाल्टर्न थिंकर्स का। ठीक है, तो अब ये संदर्भ दिखाता है कि इसमें आपको क्या देखना है। ठीक है, अब देखिए क्या सबाल्टर्न थियरी कहता है उत्तर औपनिवेशिक समाज में कि लोकतांत्रिक संस्कृति के अभाव के कारण उत्तर औपनिवेशिक समाजों में लोकतंत्र जड़े जमाने में विफल रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्कृति के अभाव के कारण उत्तर औपनिवेशिक समाज, उत्तर औपनिवेशिक का मतलब है कि उपनिवेश के बाद यानी आजादी के बाद, है ना, उत्तर औपनिवेशिक समाजों में क्या लोकतंत्र अपनी जड़ें जमाने में विफल रहा है, तो गलत है। जहां पे लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है वहां भी लोकतंत्र आया हुआ है ना। जहां पे आप देखोगे क्या कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहां पे आज डेमोक्रेसी आ चुकी है ना, वहां पे लोकतंत्र आज मजबूत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं थी जिन कंट्रीज में, तो वहां पर लोकतंत्र अच्छे तरीके से उन समाजों में, औपनिवेशिक समाजों में नहीं आ पाया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। उत्तर औपनिवेशिक नेताओं की फत्तावादी प्रवृत्ति ने लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को कमजोर किया है, क्या ये बात सही है, तो गलत है ये बात। ठीक है, उत्तर औपनिवेशिक नेताओं की फत्तावादी प्रवृत्ति यानी कि आजादी के बाद अगर हम देखें भारत में, अगर उत्तर औपनिवेशिक समाज अगर संदर्भ में देखते हैं तो भारत को आजादी के बाद ही देखते हैं। तो उत्तर औपनिवेशिक समाज में जो आज के नेता हैं, क्या उनकी सत्तावादी प्रवृत्ति बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो क्या उससे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली कमजोर हुई है, तो नहीं, लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ है। ठीक है, बल्कि लोकतंत्र तो मजबूत होता जा रहा है, आने वाले टाइम में लोकतंत्र और मजबूत होगा। ठीक है, पहले की अपेक्षा जब नेहरू का शासन या कह लें कि इंडोनेशिया में सुकर्णो का शासन
तो उस समय लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं था, है ना। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे जैसे से समाज का विकास हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोकतंत्र की आधारशिला और ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। ठीक ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा फिर आपका। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं से केवल, ठीक है, केवल कुलीन वर्गों को लाभ होता है, निम्न वर्ग समूह को नहीं। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि जो ऑफिशियल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो आज हम ऑफिशियल लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, है ना, जैसे पार्लियामेंट वगैरह हो गया, ये क्या है, लोकतांत्रिक संस्था है। ठीक है, तो इनसे केवल अमीर वर्गों को लाभ होता है। चुनाव में केवल अमीर वर्ग ही भाग लेते हैं, शासन को चलाने में केवल कुलीन वर्ग ही भाग लेते हैं, अमीर वर्ग, एलिट क्लास के लोगों को ही लाभ मिलता है। जनता को औपचारिक लोकतांत्रिक संस्था से कोई लाभ नहीं मिलता। ठीक है, निम्न वर्गीय समूहों को कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि एलिट क्लास को ज्यादा फायदा मिलता है, केवल उन्हीं उन्हीं क्लास को ही फायदा मिलता है। आप देख लीजिए, जो भी आज पॉलिटिक्स में आप जो भी देख लीजिए, जो भी नेता जाता है, क्या वो गरीब है? जो भी चुनाव लड़ता है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी नेता को देख लीजिए, जिस जिस नेता को आप जानते हैं, जिस नेता का आप नाम जानते हैं, ठीक है, वो क्या निम्न वर्गीय परिवार से आता है ना। अगर आता होगा तो 1% एक्सेप्शन के रूप में देखिए उसको, अपवाद के रूप में, और 99% आप देखेंगे कि अमीर, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही रिच होता है, रिच फैमिलीज जो होते हैं, वही जो है पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री लेते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम का जो औपचारिक उनकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उनका फायदा उठाते हैं। तो 3 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका अभी तक सही है। धर्म और जाति विविधता ने उत्तर औपनिवेशिक राज्यों में लोकतंत्र को सुदृढ़ीकरण करने से रोका है? तो नहीं, धर्म और जाति विविधता ने लोकतंत्र को रोका नहीं है, बल्कि भारत में धर्म अलग है, जातीय विविधता है, क्या भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है? तो नहीं, है ना। धर्म और जातीय विविधता कभी भी लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि लोकतंत्र तो कहता है जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे अलग अलग धर्म होंगे, अलग अलग जातियां होंगी, अलग अलग संप्रदाय होंगे, है ना। क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने विचारधारा को मानने की आजादी होती है। तो लोक जातीय विविधता, धर्म, धार्मिक विविधता ने कभी भी औपनिवेशिक, उत्तर औपनिवेशिक समाजों में लोकतंत्र को कभी भी रोका नहीं है। ठीक है, ठीक है, बल्कि बढ़ाया है, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। which one of the following arguments was made by the scholars of the subaltern school about the democracy in post colonial society? तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बेनिफिट्स ओनली एलिट्स। जो फॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, केवल उनसे ही केवल और केवल बेनिफिट जो उठाता है वो कौन उठाता है? केवल एलिट्स, यानी ओनली एलिट्स ही अचीव करते हैं बेनिफिट्स, नॉट अ सबल्टन ग्रुप, या निम्न वर्गीय परिवार, या निम्न वर्गीय या दबे कुचले वर्ग के लोग जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का या फॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का फायदा वो नहीं ले पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या इस तरीके का जो क्वेश्चन दिया गया है, ये तरीका पसंद आता था आपको, या फिर जो 2 पार्टीशन में क्वेश्चन आता था, 1 पार्ट या 2 पार्ट, है ना, वो तरीका? जैसा भी आप का एक ओपिनियन होगा उसके हिसाब से चीजें बदलेंगी बाद में, है ना। अभी थोड़ा सा मुझे टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसमें ऐसे ही एज इट इज कर लिया था। तो अभी के लिए तो यही चलेगा, बाद में आगे चेंज कर लेंगे हम कभी भी जब जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र के प्रकार के बारे में कौन से कथनों के बारे में सही है? लोकतंत्र के प्रकार, संवैधानिक लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होती है। तो सॉरी, संवैधानिक लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से की जाती है। तो बिल्कुल, जहां पे संवैधानिक लोकतंत्र है, जैसे भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है, तो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा संविधान में भी कही गई है। तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, बहुसंख्यक लोकतंत्र की विशेषता यह है कि शासन और नीति निर्माण पर बहुसंख्यक समूह का प्रभुत्व है। तो बिल्कुल सही है। जहां पे जिस समाज में या बहुसंख्यक लोकतंत्र में, यानी जिस समुदाय की संख्या ज्यादा है, वही सरकार बनाने में, सरकार गिराने में निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसे आज 60% भारत में हिंदू हैं, तो हिंदू क्या करते हैं? हिंदू जो है भारतीय राजनीति में शासन बनने और शासन बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो जो बहुसंख्यक वर्ग होंगे, तो बहुसंख्यक लोकतंत्र में क्या होता है, जिसकी एक विशेषता होती है कि बहुसंख्यक लोकतंत्र क्या है, शासन और नीति निर्माण पर बहुसंख्यक वर्गों का या बहुसंख्यक समूहों का ही प्रभुत्व होगा। अब देखिए, संरक्षक लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोकतंत्र को बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है?
बचाना, सेव करना। ठीक है, संरक्षक लोकतंत्र से तात्पर्य है कि ऐसे लोकतंत्र से है जहां बाहरी ताकतें निर्वाचित प्रतिनिधियों पर प्रभाव डालती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। संरक्षक लोकतंत्र का मतलब जैसे आप अगर समझें, अगर एक इजी भाषा में, जैसे अभी भारत मान लीजिए आज़ादी के बाद 1947 में भारत एक नया लोकतांत्रिक देश बना, तो अभी इस लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र को संरक्षित करने की जरूरत थी, बचाने की जरूरत है अभी, है ना, क्योंकि अभी अभी तो ये आजाद हुआ है, अभी भी लोकतंत्र बना है। अगर अभी अभी इसको बचाएंगे नहीं तो ये कभी भी टूट सकता है, किसी भी समय इसका क्या हो सकता है, विखंडन हो सकता है। ठीक है, किससे हमें बचाना है, तो बाहरी विदेशी शक्तियों से या बाहरी ताकतें, उनसे बचाना है हमें, इस लोकतंत्र को संरक्षित करना है। ठीक है, कब, जब संरक्षक लोकतंत्र नया नया, या कह लें कि जब कोई देश नया नया बनता है तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो इसमें आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो बिल्कुल सही है। द मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप ओवर द गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, तो बिल्कुल सही है कि जिस मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है वही डोमिनेंस बनाता है गवर्नेंस पर और पॉलिसी मेकिंग में भी। पैट्रोनल डेमोक्रेसी जो संरक्षक लोकतंत्र है, रिफर्स टू द डेमोक्रेसी वेयर आउटसाइड फोर्सेस इन्फ्लुएंस टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटेड, जो इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं, उनसे क्या करना होता है, इसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हार्ड पावर के बारे में है। हार्ड पावर के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, हार्ड पावर के उत्पादन के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है। इसके संसाधन अमूर्त हैं, तो गलत। हार्ड पावर क्या होती है? आर्मी होती है ना, आपके हथियार हैं, आर्म्स, ये सब क्या है? हार्ड पावर। एटम बम है ना, न्यूक्लियर बम है, ये सब क्या है? हार्ड पावर है। ठीक है, और वहीं पर सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर को कल्चरल पावर भी कहते हैं, जिसमें वैचारिक शक्ति, है ना, विचारधारा, योगा, संस्कृति, ये सब चीजों का प्रयोग करके हम, है ना, इन सारी चीजों का प्रयोग करके हम सॉफ्ट पावर में रखते हैं इनको। ठीक है, तो हार्ड पावर क्या है? अब देखिए, अब कह रहा है कि हार्ड पावर क्या अमूर्त है? अमूर्त का मतलब जो दिखता नहीं। भैया आर्मी तो दिखेगी, हथियार तो दिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है? हार्ड पावर अमूर्त नहीं है। हार्ड पावर कैसा है? मूर्त है। ठीक है, यानी विजिबल है। कल्चर नहीं दिखता आपको, है ना, कल्चर आप महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। विचारधारा आप देख नहीं सकते, विचारधारा महसूस कर सकते हैं, है ना। तो जो हमारा सॉफ्ट पावर है वो क्या है? सॉफ्ट पावर जो है हमारा, ध्यान रखना, सॉफ्ट पावर जो है, या इसी को नरम शक्ति बोलते हैं, नरम शक्ति, है ना। अब आपके सामने सॉफ्ट पावर जो होगा, ये क्या होता है? ये अमूर्त होता है, ये दिखता नहीं, है ना। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा होगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, तो उसमें सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हार्ड पावर जो है अमूर्त नहीं, बल्कि क्या है? मूर्त है, ये दिखता है। ठीक है, हार्ड पावर जो है बड़े देशों के लिए इसे हासिल करना कठिन है। क्या ये सही है? तो नहीं, बड़े देश इसको जल्दी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा आर्मी होती है। अगर बड़े देश हैं, उनके पास जनसंख्या ज्यादा होगी, तो हार्ड पावर जल्दी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी गलत है। तो बड़े देशों के लिए हार्ड पावर इकट्ठा करना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता। हार्ड पावर स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रेरित करती है, तो नहीं, स्वैच्छिक कार्रवाई हार्ड पावर जो है स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रेरित नहीं करती, बल्कि सॉफ्ट पावर को करती है। सॉफ्ट पावर जो होती है वो स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रेरित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हार्ड पावर के उत्पादन के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आपके पास पैसा है, आप फटाफट हथियार खरीद सकते हैं, एक सेना बना सकते हैं, आप फटाफट जो है एक आर्मी का क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये हार्ड पावर के लिए बहुत कम टाइम की जरूरत पड़ती है, और बहुत ही फास्टली, रैपिडली इसको क्रिएट किया जा सकता है हार्ड पावर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये विजिबल होता है, इनविजिबल नहीं है। ठीक है, इंटेंजिबल, सॉरी,
इंटेंजिबल नहीं है, टेंजिबल है ये, ठीक है। क्या है ये? टेंजिबल है, नॉट इंटेंजिबल, ठीक है। हार्ड पावर के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो हार्ड पावर रिक्वायर्स वेरी लिटिल टाइम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में ये क्या होती है, हार्ड पावर प्रोड्यूस जाती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप हार्ड पावर, या आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप हार्ड पावर खड़ी कर सकते हैं, सेना, आर्मी, है ना, ये सब क्या है, हार्ड पावर में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन राजनीति में सत्ता के उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण को सबसे निकट से दर्शाता है, ठीक है। आपने उत्तर आधुनिकतावादी विचारों को पढ़ा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं बहुत ही टिपिकल तरीके से, बहुत ही रीडिंग करने के बाद ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये इग्नू की बुक का ज़्यादा रेफरेंस आपको मिलेगा इसमें, है ना। इग्नू की बुक अगर पढ़ते होंगे, क्योंकि नेट के पेपर में इग्नू की बुक से अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठने लगे हैं। तो इसमें इग्नू की बुक का जो है लगभग 50% चीज़ें इग्नू की कंटेंट से हैं, और बाकी अदर रिसोर्सेज से सारी चीज़ें ली गई हैं। तो अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति में सत्ता के उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण को सबसे अच्छे तरीके से, ये सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सत्ता जो है राजनीतिक संस्थानों में प्राधिकारी पदों पर बैठे लोगों के पास होती है। तो क्या ये सबसे अच्छा तरीका दर्शा रही है? तो ये नहीं दर्शा रही है, ठीक है। अब देखिए, अब अब आपने उत्तर आधुनिकतावाद अगर पढ़ा होगा तो सत्ता के संदर्भ में, सत्ता और शक्ति के संदर्भ में पढ़ा होगा, तो मिशेल फूको ने कहा कि शक्ति क्या होती है, कैपिलरी की तरह होती है, एक केशिका की तरह होती है, जो पूरे समाज में फैली होती है, ना कि किसी प्राधिकारी के पास ही केवल शक्ति पाई जाती है ना। ऐसा नहीं कि राजनीतिक संस्थाओं में, जो राजनीतिक संस्था में है उसी के पास सत्ता है, राजनीतिक संस्थाओं में बैठे प्राधिकारियों के पास ही सत्ता शक्ति होती है ना, तो ऐसा नहीं है। चलिए, शक्ति का वितरण जो है विभिन्न समूहों द्वारा नियंत्रित आर्थिक संसाधनों के आधार पर किया जाता है, तो गलत है। ये बात सही है कि शक्ति का वितरण जो है विभिन्न समूहों में होता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि शक्ति का वितरण जो है विभिन्न समूहों में होता है, लेकिन यहां पर दिया गया है कि क्या आर्थिक संसाधनों के आधार पर शक्ति का वितरण विभिन्न समूहों में किया जाता है, तो नहीं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली में थोड़ा बहुत पास पास में हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है ना। फिर से एक बार समझते हैं इसको। शक्ति का वितरण विभिन्न समूहों द्वारा नियंत्रित होता है, तो बिल्कुल सही है, शक्ति का वितरण जो है विभिन्न समूहों में फैला हुआ होता है, ऐसा उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं। लेकिन कहा गया है कि शक्ति का वितरण विभिन्न समूहों द्वारा नियंत्रित आर्थिक संसाधनों के आधार पर किया जाता है, नहीं, आर्थिक संसाधनों के आधार पर नहीं होता। केवल एक संसाधन नहीं होते, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जिनके आधार पर शक्ति का नियंत्रण या शक्ति जो है विभिन्न समूहों में डिवाइड होती है। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो, ठीक है। सी देखते हैं, सत्ता जो है सामाजिक विमर्शों के माध्यम से संचालित होती है, जो विशेष पहचानों को हाशिए पर धकेल देती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार, कि जो सत्ता होती है ये विमर्श के माध्यम से ही, है ना, डिस्कशन के माध्यम से संचालित होती है सत्ता। सामाजिक सत्ता जो है ये सामाजिक विचार विमर्श के माध्यम से चलती है, अपने मनमानी तरीके से नहीं चला सकते आप, ठीक है। जो विशेष पहचानों को क्या करती है, ये हाशिए पर ढकेल देती है। तो ये तरीका आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी। शक्ति, बल या दबाव के प्रयोग से दूसरों को मजबूर करने की क्षमता है। शक्ति, बल या दबाव के प्रयोग से दूसरों को मजबूर करने की क्षमता है, तो नहीं, ये दूसरों को मजबूर करने की क्षमता शक्ति के संदर्भ में ऐसा उत्तर आधुनिकतावादी नहीं मानते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में पूछा गया है कि सबसे निकट कौन सा है, सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है। Which of the following most closely reflects the postmodernist view of the power in the politics? तो सी वाला ऑप्शन आपका बेहतरीन पड़ता है, सबसे अच्छा। पावर ऑपरेट्स थ्रू द सोशल डिस्कोर्सेस that the marginalized particular identities. Power operates through the social discourses the marginalized particular identities। दो बार ये हो चुका है एक्चुअली में, दो बार यहाँ पे टाइपिंग एक ही था, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हम आज केवल 20 क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्योंकि अब
अगर इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्वेश्चन का टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर 20-20 क्वेश्चन भी अगर आप मॉर्निंग 20 इवनिंग 20 करते हैं तो 40 क्वेश्चन अगर डेली करते हैं तो आप एक महीने में 1200 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे स्टैंडर्ड के हैं जिससे आपकी बुद्धि खुल जाएगी पूरी तरीके से, है ना। कहते हैं ये कुंठित व्यक्ति भी अगर इसको सही से समझ लेगा तो उसका सारा दिमाग का पुर्जा पुर्जा खुल जाएगा, है ना। तो वो चीजें हैं इस क्वेश्चन में, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। लोकतांत्रिक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विचार जो है समानता और न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है, तो बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकार के विचार हमेशा समानता पर होते हैं और न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी होती है, ठीक है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होगी वो समानता पर भी बल देगी और न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता भी होगी, बिल्कुल सही है। अब दूसरा ऑप्शन है कि समानता और न्याय अविभाज्य हैं, तो बिल्कुल सही है। जहां पे असमानता होगी वहां पे न्याय हो ही नहीं सकता। न्याय का मतलब ही क्या है, समानता लाना, है ना। तो न्याय और समानता दूसरे दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन दो दोनों सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। Which of the following statement is true regarding the democratic government? The key idea of democratic government its its commitment to equality and justice। तो बिल्कुल सही है, जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो उसका कमिटमेंट है कि इक्वलिटी और जस्टिस को वो आगे बढ़ाएगा, ठीक है। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेटेबल, तो बिल्कुल सही है, इनको सेपरेट नहीं किया सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फेविकोल से, है ना। चलिए 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बेस वाले कुछ कथन दिए गए हैं जो सत्ता के बारे में है, इसको देखते हैं क्या कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है ना। चलिए पहला कथन देखते हैं, सत्ता प्रपीड़क का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है, तो बिल्कुल सही है। प्रपीड़क का एक उपकरण माना जाता है सत्ता को, है ना। सत्ता के माध्यम से उत्पीड़न भी किया जाता है ना, उत्पीड़न का एक यंत्र भी माना जाता है ये, और इसका भौतिक प्रभाव भी होता है सत्ता का। दूसरा कथन देखते हैं, है ना। दूसरा कथन देखते हैं, सत्ता जो है सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी और अधिक प्रभावी होती है, ठीक है। देखिए सत्ता में अगर आपके पास शक्ति है, मैंने आपको बताया था, शक्ति को अगर सहमति मिल जाती है ना, शक्ति को अगर वैधता मिल जाती है तो यही क्या हो जाती है, सत्ता में बदल जाती है, ठीक है। तो सत्ता अगर सहमति पर आधारित होने के बावजूद फिर इसमें और अधिक ही प्रभावी हो जाती है। अगर फत्ता को सहमति मिल गई या शक्ति को सहमति मिल गई तो ये फत्ता में बदल जाएगी। तो फत्ता को अगर सहमति मिल गई यानी कि सरकार को अगर सहमति मिल गई तो ये और ज्यादा प्रभावी होगी। तो इस तरीके से कथन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए पावर इज अ टूल ऑफ कोercion एंड हैज अ फिजिकल इफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। पावर इज अ मोर इफेक्टिव एंड थ्रू द बेस्ड ऑन द कंसेंट, तो बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द करेक्ट। अब देखिए नागरिकता के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। नागरिकता के संबंध में सही कथन का आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। कोई नागरिक अपने अधिकारों, यहाँ पे देखते हैं एक बार हाईलाइट करके, चलिए कोई नागरिक अपने अधिकारों जिसके प्रयोग करने की अनुमति उसे होती है उससे जाना जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति नागरिक तभी जाना जाएगा वो अपने अधिकारों से, है ना। उसको अगर जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार का प्रयोग करने की अगर उसके पास अनुमति है तो क्या है, वो नागरिक के रूप में जाना जाएगा। अब दूसरा देखते हैं बी वाला ऑप्शन, राज्य में रह रहा कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है, तो गलत बात। कोई भी व्यक्ति भैया राज्य में अगर रह रहा तो नागरिक थोड़ी है वो। कोई विदेशी अगर भारत में घूमने आया है वो भी तो राज्य में ही रह रहा है हमारे, तो लेकिन वो क्या नागरिक है, तो नहीं है नागरिक। ये गलत स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अब बी देखिए, बी सब गलत, जिसमें बी होगा सब गलत होगा, बी बी बी, है ना। तो ए ये गलत ये गलत ये गलत, तो सी बचा, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे होगा देखो आगे, नागरिकता देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत की जा सकती है, हाँ ठीक है। अगर आप किसी देश में रह रहे हैं जाकर के तो वहां से भी आप
नागरिकता पा सकते हैं। फिर अगला है, कोई व्यक्ति किसी देशीकरण का मतलब है कि आपके पेरेंट्स अगर वहाँ पे पूर्वज रह रहे हैं आपके, तो वहाँ से आपको नागरिकता अपने आप बढ़ती जाती है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के भूभाग में जन्म लेता है तो वह नागरिक के रूप में माना जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, बी और डी सही हो जाएगा। इस तरीके से सही स्टेटमेंट आपके डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए 6 क्वेश्चन और रह गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द सिटीजनशिप। अ सिटीजन इज डिफाइंड बाय द राइट्स, बिल्कुल सही है, राइट्स के द्वारा ही सिटीजन को डिफाइन कर सकते हैं, विच ही इज अलाउड टू एक्सरसाइज। बात सही है, अगर किसी पर्सन के पास राइट है, अगर वह उस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, यूज कर सकता है, तभी वो एक सिटीजन के रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ स्टेट अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई बंदा अगर रिजाइडिंग कर रहा है, कोई बंदा किसी भी स्टेट में अगर रुका हुआ है, चाहे वो फॉरेनर ही, तो क्या वो भारत का या किसी भी स्टेट का नागरिक हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं हो सकता। सिटीजनशिप कैन बी ग्रांटेड बाय द प्रोसेस ऑफ अ नेचुरलाइजेशन, तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू अब इसको सिटीजनशिप को ग्रांटेड मिल जाती है, बिल्कुल सही है। इफ अ पर्सन इज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ही विल बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन, तो बिल्कुल सही है। अगर किसी बंदे का, किसी पर्सन का जन्म किसी उस स्टेट के टेरिटरी में हुआ है, तो उस स्टेट का वो सिटीजन माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही हो जाएगा। ऑप्शन बदल गया क्या इसमें? सी वाला सही होगा, ए सी डी, ठीक है। बी जिसमें है वो गलत होंगे। 14 में सी, हाँ ठीक है। बी वाला ऑप्शन मैंने बताया था गलत है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। बी इसमें है तो ये भी गलत है, बी इसमें है ये भी गलत है, बी इसमें है ये भी, तो जिसमें बी नहीं है वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मुझे लगा कि ऑप्शन ही बदल गया। चलिए, नागरिकता और राष्ट्र के बीच क्या संबंध है ना? नागरिकता और राष्ट्र के बीच क्या संबंध है आपको बताना है। नागरिकता राष्ट्र को परिभाषित करती है। नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय में, नागरिकता राष्ट्र को परिभाषित कर सकती है, तो जरूरी नहीं कि नागरिकता राष्ट्र को परिभाषित करे। नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता है, जो अक्सर एक राष्ट्र में, जो अक्सर एक राष्ट्र होता है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्र सभी को नागरिकता प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि देश सभी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करे। नागरिकता और राष्ट्र के बीच कोई संबंध नहीं है, तो गलत संबंध है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 में बी आपका सही हो जाएगा, करेक्ट। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सिटीजनशिप एंड नेशन, ठीक है। सिटीजनशिप डिफाइन अ नेशन, गलत। नेशन एक सिटीजनशिप को डिफाइन कर सकता है। सिटीजनशिप इज फुल ऑफ इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ एन नेशन, ठीक है। नेशन ग्रांट्स सिटीजनशिप टू एवरीवन, राष्ट्र सभी को नागरिकता की स्वीकृति देते, सभी को नागरिकता प्रदान करता है, तो नहीं, सभी को नहीं देता। जो विदेशी हैं उनको नागरिकता नहीं देता वो, ठीक है। जो हमारे देश में हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, उन्हीं को नागरिकता मिलती है। देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन सिटीजनशिप एंड नेशंस, गलत है, कनेक्शन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पर। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पर जोर देती है और व्यक्तिगत विकास के लिए स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। अब आपको ध्यान रखना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता और एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। ये सब आपने पढ़ा होगा, पर मैं फिर भी आपको पढ़ा के इनमें टाइम फालतू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, यह स्वतंत्रता की अवधारणा से जुड़ा होता है। पहली बात समझना, यह किससे जुड़ा होता है? स्वतंत्रता की कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति के विकास, है ना, यहाँ पे देखिए, इसमें व्यक्तिगत विकास के लिए आपकी स्थितियों में, ठीक है, व्यक्तिगत विकास के लिए स्थितियों में सुधार पर ध्यान देता है। यानी कि जहां पे सकारात्मक स्वतंत्रता होगी वहां पे कल्याणकारी कार्य भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां पर क्या मिलेंगे? कल्याणकारी कार्य देखने को मिलेंगे, यानी वहां की परिस्थितियों में सुधार कर दिया जाएगा, जिससे कि व्यक्तिगत विकास अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता है, पॉजिटिव लिबर्टी है, ठीक है। अब देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के विकास के लिए शिक्षा और अवसरों तक पहुंच, निर्णय लेने में भागीदारी और गरीबी से मुक्ति क्या है? आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है। अगर सकारात्मक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ देखा जाए तो लोगों तक शिक्षा की पहुंच, है ना, सभी तक
सभी सभी लोगों की अवसर तक पहुंच होना चाहिए, और निर्णय लेने में भागीदारी, गरीबी से मुक्ति, ये सब कौन दिलाता है? ये सब राज्य सरकार के द्वारा कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य किए जाते हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाता है ना। सकारात्मक स्वतंत्रता का वास्तविक उद्देश्य तभी उचित होता है जब राज्य के द्वारा सकारात्मक कार्यवाही की जाए। राज्य के द्वारा सकारात्मक कार्यवाही का मतलब है कि राज्य कुछ आरक्षण की व्यवस्था करे, है ना। राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे कि व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास हो सके, यानी परिस्थितियों में सुधार हो सके, ठीक है। वहीं पर अगर आप निगेटिव लिबर्टी को देखेंगे तो निगेटिव लिबर्टी कहता है कि किसी भी टाइप्स का कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, राज्य का कोई भी इंटरफेयर व्यक्ति के मामलों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं। पॉजिटिव फ्रीडम emphasizes on the concept of freedom and focuses on improving the condition of the individual's development। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉजिटिव फ्रीडम जहां पे होती है, पॉजिटिव लिबर्टी जहां पे होती है, वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा वहां के एटमॉस्फेयर को डेवलप किया जाता है, वहां की सिचुएशंस को बेहतर किया जाता है, जिससे कि लोगों की पर्सनालिटी विकसित हो सके, पर्सनालिटी डेवलप हो सके, या पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ऐसी कंडीशंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की जाती है, जिससे कि इंडिविजुअल्स अपना डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू सेकंड देखते हैं। एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे पॉजिटिव फ्रीडम होता है, लिबर्टी होती है, वहाँ पे हर पर्सन को एजुकेशन एक्सेस करने का राइट्स है, अपॉर्चुनिटीज हैं, पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, एंड फ्रीडम ऑफ अ पॉवर्टी फ्रॉम द एसेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव फ्रीडम। तो ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव फ्रीडम का एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी का या पॉजिटिव फ्रीडम का एक ऐसा एक्सेशन है या ऐसा ऐसा इसेंशियल पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन के थ्रू या कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शन करती है गवर्नमेंट, जिससे कि समाज में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को क्या मिलता है? इक्वल बेनिफिट मिलता है, या फिर इक्वल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिससे कि सभी व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कर सके या सभी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। न्याय के लिए न्याय के लिए लोगों के जीवन जीने के तरीके में पूरी समानता और समानता की आवश्यकता होती है। क्या न्याय के लिए यह जरूरी है कि लोगों के जीवन जीने का तरीका समान हो? ऐसा तो भैया मैंने कहीं नहीं सुना कि लोगों के जीने के तरीके में पूरी तरीके से समानता आ जाए तब वो न्याय हो जाएगी। तो ऐसी जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि न्याय के लिए लोगों के जीने के तरीके में पूर्ण समानता हो और समानता की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं यार। कैसे समान तरीका हो सकता है? कोई अपना फंकी टाइप से जीता है, कोई अपना क्या कहते हैं, लिबरल तरीके से जीवन जीता है, कोई अपना ऑर्थोडॉक्स तरीके से जीवन जीता है। तो सबके जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। सबका कल्चर अलग अलग है, सब अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कैसे सबके एक जीवन के एक तरीकों को एक ही सांचे में ढाल सकते हैं? तो ये गलत है, ये न्याय नहीं है। बल्कि न्याय का मतलब है कि लोगों के जीवन जीने के तरीके में विविधता होनी चाहिए, है ना। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, तब स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। एक नंबर का स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखें, लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतें प्रदान करना एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारियों में से एक है। बिल्कुल सही बात है। सरकार का बेसिक काम है रोटी कपड़ा और मकान, यानी जो बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन सुविधाएं, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, उनको फुलफिल करना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है, या कह लें उनका मेन उद्देश्य भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो पहला कथन एक असत्य है परंतु दो सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जस्टिस रिक्वायर्स द कंप्लीट इक्वलिटी एंड प्रायोरिटी इन द वे ऑफ द पीपल ऑफ अ लाइफ, तो गलत हो जाएगा ये। प्रोवाइडिंग द पीपल विद देयर बेसिक नीड्स टू कंसीडर टू बी द वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो बिल्कुल सही है। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पूरा करना जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानी जाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 1 इज अ फॉल्स एंड 2 इज द करेक्ट, ट्रू।
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत कर देंगे, है ना। स्वतंत्रता और समानता का सबसे ज्यादा बेहतर समायोजन आपको किस व्यवस्था में देखने को मिलेगा, तो लोकतांत्रिक समाजवाद यहाँ भर दीजिए, ठीक है। द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन बी अचीव्ड इन अ सिस्टम ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन नहीं है, लॉक है भैया, हेयक है, बेंथम है ना। ग्रीन जो है ये सकारात्मक स्वतंत्रता का मानने वाला। अब ग्रीन की कौन सी बुक है ना, हेयक की कौन सी बुक है, बेंथम की कौन सी बुक है, इन सबको याद करना आपका काम है। चाहूँ तो मैं सारी बुक्स को यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, इसलिए आपको मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं लिबर्टी वाले चैप्टर में। लॉक की बुक्स का दे रखा है, ग्रीन की बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, हेयक की बुक मिलेगी, है ना, बेंथम की बुक्स मिलेंगी, तो सारे थिंकर्स की बुक आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाएंगी। और जब भी आप पढ़ें तो ऐसा आप अपना नोट्स बनाए पढ़ें, तो वहाँ पे ऐसे कुछ बुक्स को ऐड भी करते जाए, ठीक है। तो ग्रीन एक पॉजिटिव थिंकर्स है, पॉजिटिव लिबर्टी को मानता है, ना कि नेगेटिव लिबर्टी को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। समानता का तत्व कौन सा नहीं है, न्याय समानता का तत्व है, धन है, स्वास्थ्य है, ठीक है। लेकिन धर्म जो है समानता का तत्व नहीं माना जाता है, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द इक्वलिटी। तो रिलीजन इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। जस्टिस है, वेल्थ है, और हेल्थ भी, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, जस्टिस, ये सब क्या है, ये इक्वलिटी के आयाम है। जैसे कहते नहीं कि राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, है ना, क्या कहते हैं, तो ये समानता के एक तत्व के रूप में देखते हैं। समानता का प्रकार नहीं है, लेकिन समानता का तत्व है ये, ठीक है। समानता के प्रकार में आप राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, है ना, बहुत सारी समानताओं को रखते हैं, है ना। लेकिन समानता के प्रकार अलग हो जाते हैं। समानता का तत्व क्या है, समानता इन तत्वों से मिलकर आती है ना। तत्व का मतलब उसके एलिमेंट्स कौन कौन से, इक्वलिटी के एलिमेंट्स हैं जस्टिस, वेल्थ एंड हेल्थ, ठीक है। ये क्या है, इसके इक्वलिटी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इक्वलिटी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 20 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब अगली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन और करेंगे, है ना, 20-20 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अगला 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो भी हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा, उन क्वेश्चंस को, जो भी बेस्ट क्वेश्चन होगा उनको हम लाने का प्रयास करेंगे। और मिलेंगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।